नमस्कार, दोपहर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। कहा, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा ऊंचा रहेगा क्योंकि जनरल बिपिन रावत जैसे बहादुरों ने प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षण लिया। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में चिकित्सा आपूर्ति अफगानिस्तान भेजी। पिनाक ईआर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। मुंबई में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से लोगों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से रोकने के लिए 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू की गई। प्रधानमंत्री कल बैंक जमा बीमा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया के लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं मुकेश कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। 6,200 से अधिक गांवों के 29 लाख किसानों को इसका लाभ होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जहां पानी की कमी रहती है, वहां घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन नदियों को आपस में जोड़ा गया है। ये परियोजना पिछले 40 वर्ष से लंबित थी और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर कार्य किया गया। देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पूरी की गई 99 परियोजनाओं में से ये सबसे बड़ी है। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, ये सिर्फ यहाँ के नागरिक नहीं, हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो मेरा देश का हर नौजवान समझे। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उन सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा है जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें गोरखपुर में एम्स और उर्वरक संयंत्र शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में ज्यादा संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था,
उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार राज्य के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये परियोजना पूर्वांचल के किसानों की सहायता करेगी और किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रशिक्षण प्राप्त नए सैन्य अधिकारियों से स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का आग्रह किया है। देहरादून में आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने नव प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों से कहा कि देश क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। As commissioned officers, you will be expected to blend knowledge, skills and professional application. You must internalize the Chetwood motto inscribed in your academy. All of you know the motto very well. Yet, I find it so good that I would like to repeat it for the benefit of all the cadets passing out today. राष्ट्रपति ने कहा कि देश को भारतीय सैन्य अकादमी की समृद्ध विरासत और प्रशिक्षण प्राप्त पूर्व छात्रों की वीरता और बलिदान की गाथा पर गर्व है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि देश प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन के सदमे से उबर नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि जनरल रावत एक शानदार सैन्य अधिकारी थे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय ध्वज हमेशा ऊंचा रहेगा क्योंकि जनरल बिपिन रावत जैसे बहादुरों ने प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी के गौरव को भी बढ़ाया। जनरल रावत को आईएमए में उनके असाधारण कौशल के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। We gather here today when the nation is yet to come out of the shock of the untimely demise of General Bipin Rawat, the Chief of Defence Staff. As you know, 12 others, including General Rawat's wife, Srimati Madhulika Rawat ji, were also killed in the chopper crash. General Rawat was an extraordinary military leader, and his death creates a void that cannot be filled. राष्ट्रपति ने विदेशी सैन्य अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अच्छे अधिकारियों को प्रशिक्षित करना भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत ने मानवीय सहायता के अंतर्गत चिकित्सा आपूर्ति आज अफगानिस्तान भेजी। इन दवाओं को काबुल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा और फिर काबुल में बच्चों के इंदिरा गांधी अस्पताल भेजी जाएंगी। राहत सामग्री उसी विमान से भेजी गई है जिसमें कल अफगानिस्तान में फंसे लोगों को भारत लाया गया था। इस विमान में गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रतियां और कुछ प्राचीन हिंदू पांडुलिपियां भी लाई गई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत अब तक कुल 669 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र है देश की ताकत। सबके प्रयास से बढ़ता है देश का सामर्थ्य। देश की प्रगति को मिले नई गति, नई शक्ति। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर वो व्यक्ति जिनकी टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पिनाक ईआर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का पोखरण रेंज में सफलता परीक्षण किया गया है। पिनाक एक्सटेंडेड रेंज, पिनाक ईआर, एरिया डेनियल म्यूनिटेशंस एडीएम और स्वदेश में विकसित फ्यूजों का विभिन्न परीक्षण रेंजों में परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पुणे और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे की प्रयोगशालाओं द्वारा इस प्रणाली को संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया। पिनाक पुराने संस्करण का ही उन्नत संस्करण है और ये पिछले 1 दशक से भारतीय सेना के साथ सेवा में कार्य कर रहा है। इस प्रणाली को उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ उभरती आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विज्ञान भवन में 5 लाख रुपए तक के जमाकर्ताओं के पहले गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान संबंधी समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले वायुसेना के जूनियर वारंट अधिकारी प्रदीप अरक्कल का पार्थिव शरीर आज दोपहर केरल तमिलनाडु सीमा पर वालयार लाया गया। पार्थिव शरीर को लेकर आए काफिले के साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। केरल सरकार में मंत्री के राजन, के राधाकृष्णन और के कृष्णन कुट्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीमा पर बड़ी संख्या में लोगों ने भी वायुसेना के दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि दी। उनका पार्थिव शरीर त्रिशूर जिले के पुथुर में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार आज शाम पोन्नुकारा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 दिन के दौरे पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। डॉक्टर मुरुगन ने आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया और स्टूडियो का निरीक्षण किया। उन्होंने कामकाज के सिलसिले में अधिकारियों का मार्गदर्शन किया और आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इससे पहले उन्होंने तमीझार संगम हॉल में स्थानीय लोगों से बातचीत की। वे स्थानीय मछुआरा समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और शाम को पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। कहा, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा ऊंचा रहेगा क्योंकि जनरल बिपिन रावत जैसे बहादुरों ने प्रतिष्ठित संस्थान में परीक्षण लिया। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में चिकित्सा आपूर्ति अफगानिस्तान भेजी। पिनाक ईआर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मुंबई में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से लोगों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू की गई। प्रधानमंत्री कल बैंक जमा बीमा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया के लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। जिला स्तर पर नए कोविड रोगियों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने जैसे उपायों पर भी नजर रखने को कहा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अगर किसी भी जिले से रोगियों की संख्या में वृद्धि की खबर मिलती है तो गहन निगरानी और स्थानीय स्तर पर पृथकवास की व्यवस्था की जाए। श्री भूषण ने कहा कि 27 जिलों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है। उन्होंने सभी जगहों पर कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 76,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान कोविड के 7,992 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में 9,265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.36% है। दिल्ली में कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला पाया गया है।
जिम्बाब्वे से आए इस संक्रमित व्यक्ति को दोनों टीके लग चुके थे। इस व्यक्ति ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा भी की है। मुंबई पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से रोकने के लिए मुंबई कमिश्नरी सीमा के भीतर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये आदेश ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के खतरे से लोगों को बचाने और अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून व्यवस्था की स्थिति के खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि शनिवार और रविवार को 48 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मुंबई में जमाबंदी हेतु धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में आधी रात से ही धारा 144 लागू हो चुकी है और ये रविवार तक लागू रहेगी। पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार उल्लंघन करने वालों को लागू कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने चेतावनी दी है कि कोविड निवारक टीके की दूसरी खुराक लेने योग्य लोग उसे लेने में लापरवाही बरत रहे हैं तो सरकार को मजबूरन कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण को लेकर नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन राज्य में अब भी करीब 38 से 40% लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सरपंचों से कोविड टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत उन कुछ चुने हुए देशों में शामिल है जिन्होंने कोविड-19 के बीच लगातार 4 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की है। अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाते हुए नवंबर के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई। 3 कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं से जाना शुरू कर दिया है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 1 वर्ष से प्रदर्शन कर रहे थे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संदेश में इन कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से घर वापस जाने की भी अपील की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक तमिल कविता के प्रणेता सुब्रमण्यम भारती को याद करते हैं, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके गीतों और रचनाओं ने देशभक्ति का डंका बजा दिया था। उन्होंने महिलाओं और तथाकथित पिछड़ी जातियों की मुक्ति की दिशा में भी काम किया। மனிதரை நினைந்து விட்டால் நிலை கட்ட மனிதரை நினைந்து விட்டால் நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே நெஞ்சு பொறுக்கு। बारदियार महिलाओं के अधिकारों के हिमायती थे और उनका मानना था कि महिलाएं संस्कृति की संरक्षक हैं और उन्हें समाज का नेतृत्व करना चाहिए। बारदियार के शब्दों में सिस्टर निवेदिता ने उन्हें राष्ट्र की सच्ची सेवा का अर्थ सिखाया। बारदियार ने सम्मान स्वरूप अपने राष्ट्रीय गीतों का पहला खंड उन्हें समर्पित किया था। ஆயிரம் குண்டிங்கு சாதி எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் தம்முள் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் அன்றோ। बारदियार ने राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर लिखा। उनके द्वारा रचित गीत और कविताएं दुनिया भर के तमिल कलाकारों की साहित्यिक और संगीतमय रचनाओं की सूची में शामिल हैं। उन्होंने आधुनिक रिक्त पद्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया और कई पुस्तकें लिखी, जिनमें शामिल हैं कन्नन पाट्ट, पांचाली सबदम और कुइल पाट्ट। अंजी अंजी चावार இவர் அஞ்சாத பொருளில்லை அவனியிலே அஞ்சி அஞ்சி சாவார் இவர் அஞ்சாத பொருளில்। इंडिया पोस्ट ने 1960 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। आकाशवाणी इस महान राष्ट्रवादी और कवि को सलाम करता है। पिंजरे के पंछी टूट गई है माला कोई लाख करे चतुरा। आज हम राष्ट्र कवि प्रदीप को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 11 दिसंबर 1998 को हुई थी। मध्य प्रदेश के बड़नगर में 6 फरवरी 1915 को जन्मे रामचंद्र द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में कविता लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। अपने गृह राज्य में अनूठी शैली से दर्शकों को मंत्र मुग्ध करने के बाद उन्हें बॉम्बे में एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें बॉम्बे टॉकीज के हिमांशु रॉय ने अपनी पहली फिल्म कंगन के गीत लिखने की पेशकश की। उनकी अगली फिल्म 1940 में प्रदर्शित बंधन थी, जिसमें प्रदीप ने सभी गीत लिखे। इनमें सबसे उल्लेखनीय गीत चल चल रे नौजवान था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण मोड़ पर जोश की लहर पैदा की। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, कहना मेरा मान मान चल रे नौजवान। बाद में 1943 में फिल्म किस्मत के उनके गीत ने देशभक्ति की भावना का संचार किया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। गांधी जी ने जब 42 में क्विट इंडिया का स्लोगन दिया कि करो या मरो, तो हम एक पिक्चर बना रहे थे किस्मत में। मैंने एक गाना लिखा तो मैंने कहा दुनिया वालों को तो रहने दो, लेकिन दूसरे स्टेंजा के अंदर कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा जाग उठो हिंदुस्तानी, तुमने किसी के आगे झुकना जर्मन हो या जापानी। और फिर आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप उन गिने चुने देशभक्तों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले देश के बारे में सोचा। उनके गीत ए मेरे वतन के लोगों के मनोबल बढ़ाने वाले शब्दों ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद राष्ट्र को सांत्वना दी। कवि प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की अपनी आजीवन रॉयल्टी शहीद जवानों की विधवाओं के लिए दान दे दी। हम इस देशभक्त कवि को नमन करते हैं, जिनके गीत आज भी हर भारतीय में राष्ट्र प्रेम का जोश भर देते हैं।
कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अमेरिका ने चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया की कई लोगों और कंपनियों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीन की कंपनी सेंसटाइम ग्रुप को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य संबंधित लोगों की आवाजाही को सीमित करना और कंपनियों को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से दूर रखना है। कनाडा और ब्रिटेन ने भी म्यांमार में मानवाधिकार हनन को देखते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल मानवाधिकार दिवस पर उत्तर कोरिया और म्यांमार की सैन्य इकाइयों पर प्रतिबंध बढ़ाने की घोषणा की थी। अमेरिका ने 3 अन्य चीनी कंपनियों मॉक्सिंग कार्टून, निंग्स कार्टून स्टूडियो और शंघाई होंगमैन कार्टून पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया से जुड़े एनिमेशन डिजाइन स्टूडियो को भी प्रतिबंधित किया गया है। म्यांमार की 2 सैन्य इकाइयों के अलावा एक ऐसे संगठन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जो सेना के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। कनाडा और ब्रिटेन ने भी म्यांमार पर नए प्रतिबंध लागू किए हैं। दूरदर्शन ने आज से भोजपुरी भाषा में कई कार्यक्रम शुरू किए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में प्रमुखता से बोली जाती है। इन कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय परंपराओं, कला और साहित्य को भी बढ़ावा मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट पर भोजपुरी भाषा में एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि आज से भोजपुरी भाषा में प्रतिदिन 1 घंटे का कार्यक्रम डीडी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र पर उपलब्ध रहेगा। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। मुंबई, चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। इन चारों महानगरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर, लेह, गिलगित, जम्मू और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे से लेकर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। कहा, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा ऊंचा रहेगा क्योंकि जनरल बिपिन रावत जैसे बहादुरों ने प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षण लिया है। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में चिकित्सा आपूर्ति अफगानिस्तान भेजी। फिनाक ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। मुंबई में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के कारण बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से रोकने के लिए 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू की गई। प्रधानमंत्री कल बैंक जमा बीमा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया के लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।